जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। आज हम बात करेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, जो आपका 9 जून को कंप्लीट हुआ है। उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनके जो सटीक आंसर है उनको हम एनालाइज करेंगे। कैसे प्रश्न जो है वो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए थे, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अब आप बीएड करने वाले हैं तो आगे जाके आप सीटेट और यूपीटेट भी देंगे, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो सामान्य अध्ययन और हिंदी का पोर्शन था, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने उनके बिल्कुल सटीक आंसर इस वीडियो में रखे हैं। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहां होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और अगर 2023 का क्वेश्चन आता तो 2023 में कहां हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, वो हुआ था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। देखो, सिर्फ उत्तर प्रदेश का पूछा था तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1887 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो हुआ 2010 में। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल का। यानी केरल के अंतर्गत जो है दो लोक नृत्य आते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए केरल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका जो सही आंसर है वो किया महादेव देसाई ने। ये पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी, और जो लिखी गई थी यानी जिस भाषा में लिखी गई थी वो थी गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी अंतिम शासक क्यों था, क्योंकि बाबर ने इसे पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था 1526 ईस्वी में। इसी युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था इब्राहिम लोधी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया था कि लौह अयस्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा। तो ये बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, इतने मुश्किल प्रश्न भी नहीं थे, बट कह सकता हूं कि मैं मीडियम पेपर था। इसके अलावा पेंगुइन कौन से वर्ग में आता है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन मुझे पता नहीं है, क्योंकि देखो जिन छात्रों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं उन्हें भी ऑप्शन, देखो ऑप्शन तो हर किसी को याद नहीं रहते। तो जो पूछा गया है कि पेंगुइन कौन से वर्ग में आता है, तो वो आता है पक्षी वर्ग में। या तो ऑप्शन में पक्षी वर्ग होगा या फिर ये वाला होगा स्कैनिस्की फॉर्मेस, यानी इसके अंतर्गत पेंगुइन आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए पक्षी वर्ग में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया या फिर कब लागू किया गया। देखो, लागू और पारित करने में थोड़ा अंतर है, या तो लागू पूछा होगा या पारित पूछा होगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया था वो किया गया था 2019 में, और इसे जो लागू किया गया था वो किया गया था 2020 में। और कहां लागू किया गया, तो सिर्फ असम में लागू किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि टोक्यो का क्या अर्थ है, तो वो है पूर्वी राजधानी। ठीक है, टोक्यो का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्वी राजधानी। यह जापान की राजधानी है, ये आप सभी को पता है। तो टोक्यो का क्या अर्थ है, वो है पूर्वी राजधानी। आपका आंसर क्या था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है, तो वो है तापमान में वृद्धि से। यानी ऑप्शन हमारा ये वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको पता है कि तापमान में वृद्धि के कारण जो ध्रुवीय प्रदेश हैं उनकी जो बर्फ है वो पिघलने लग रही है धीरे धीरे, और मौसम में काफी बदलाव आ रहा है, यानी हर चीज जो है वो चेंज हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग किससे संबंधित है, तापमान में वृद्धि से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रपति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, यह प्रश्न भी एग्जाम में 2 से 3 बार पहले ही पूछा जा चुका है। तो यह सिद्धांत दिया था किसने, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। और करंट अफेयर से भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं कि महिला प्रीमियर लीग यानी WPL किस टीम ने जीता है, तो वो जीता है आरसीबी ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने किस मुद्रा को लॉन्च किया, तो ये तो बिल्कुल करंट का ही प्रश्न है। आरबीआई ने जिस मुद्रा को लॉन्च किया वो है डिजिटल रुपया। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि ललितपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है, देखो ललितपुर में काफी चीज है। मिनी माता टीला है जिसे राजघाट बांध भी कहते हैं, महावीर स्वामी अभयारण्य भी है, और यूरेनियम जो है वो यूपी में सिर्फ यही मिलता है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन था आपके पास, और बस उसमें आपका जो आंसर आपने लगाया वो बिल्कुल सही होगा। अगर इन तीनों में से एक भी लगाया होगा तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि देखो बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर बीएड के एडमिशन तक और आगे जाके सीटेट यूपीटेट तक की मैं तैयारी आपकी कराने वाला हूं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी तैयारी साथ के साथ ही होती रहे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया था, तो देखो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, घोषणा 2023 में ही हो गई थी, दिया गया फरवरी 2024 में। तो वो दिया गया जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को। तो ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो ये आपको याद रखने हैं। देखो आप ऐड करोगे तो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करोगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ के साथ ही तैयारी करते रहेंगे। मैंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रीवियस के टॉप क्वेश्चन भी मैं वीडियो में रख रहा हूँ, ठीक है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा पूछा गया था कि अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो वो रखा गया है महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो देखो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं, देखो उसमें ऑप्शन में तो आपको राज्य मिले होंगे, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं बस आपको याद रखना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। मैंने पिछली वीडियो में भी ये प्रश्न जो हैं वो लिए थे, तो बिल्कुल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आप बिल्कुल इसका आंसर लगा के आए होंगे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से राज्य हैं, उनमें से जो भी आपने टिक लगाए होंगे बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, तो वो है भारत की एकमात्र नदी है माही, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदित्य L1 में एल की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है लैग्रेंज पॉइंट। तो ये आपको याद रखना था, देखो याद कुछ नहीं रखना था, बस ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछने लगे हैं। 1984 उपन्यास के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा 1984 उपन्यास, तो वो लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने। कब लिखा था, तो 1949 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, जॉर्ज ऑरवेल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया, तो वो लॉन्च किया गया था कब, 14 जुलाई 2023 को। कहां से, श्रीहरिकोटा से। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि WWW के जो आविष्कार हैं वो कौन है, यानी आविष्कारक हैं वो कौन है, वो है टीम बर्नर्स-ली। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, इतने मुश्किल प्रश्न भी थे, बट बीच में देखो सबको तो मिलेंगे ही ऐसे प्रश्न, देखो थोड़े इजी भी मिलेंगे थोड़े हार्ड भी मिलेंगे, तो वो तो सभी के लिए हैं, वो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए हैं। इसके अलावा प्रश्न जो पूछा गया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है बिहार में। बिहार में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है और यह विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 मई को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है, तो देखो सबसे बड़ा तो है प्रशांत और सबसे छोटा जो है वो है आर्कटिक महासागर। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि चोरा चोरी की घटना कब हुई, तो वो हुई थी 1922 में और इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चोरा चोरी कहाँ है, वो है गोरखपुर में। ये भी क्या पता एग्जाम में पूछा गया हो, बट क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज थे कि क्वेश्चन क्योंकि याद नहीं होते ना यार। 2 एग्जाम आपके हुए, पहली पाली में और दूसरी पाली में, तो देखो दोनों पालियों के क्वेश्चन तो याद नहीं होंगे ना। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन यानी 1976 में जो है वो अलग कर दिया था मौलिक अधिकार से। इसके अलावा पूछा गया था कि समास का विलोम शब्द क्या है। हिंदी से भी प्रश्न जो है वो काफी पूछे गए थे कि समास का जो विलोम शब्द है वो है व्यास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पवित्र का जो संधि विच्छेद भी पूछा गया था कि पवित्र का संधि विच्छेद क्या है, तो पवित्र का संधि विच्छेद जो है वो है पो प्लस इत्र। पो प्लस इत्र मिलकर बनता है पवित्र। और इसमें कौन सी संधि है, तो वो है अयादी संधि। लेखक में कौन सी संज्ञा है, ये भी पूछा गया था। लेखक में जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। देखो लेखक जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, उपन्यास, कहानीकार, तो जिसमें जाति का बोध हो तो बस वो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि रोमियो जूलियट किसकी रचना है, तो वो है विलियम शेक्सपियर की। तो बहुत आसान सा प्रश्न था क्योंकि ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, तो मैंने बताया आपको कि चोरी चोरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोरखपुर जिले में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिक्किम किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, तो देखो सिक्किम जो है वो केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर है।
तो देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मैकाले को। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा, देखो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी पूछा जाता तो तब भी मैकाले ही होता। तो आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, वो जो कहा जाता है मैकाले को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चारकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है ब्रज क्षेत्र से। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके अलावा पूछा गया था कि बार किसका मात्रक है, तो बार जो है वो दाब का मात्रक होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये प्रश्न तो मैंने ले लिया, तो बस इसे तो भूल जाओ, क्योंकि इसका तो चारकुला नृत्य आपको बता ही दिया, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है, तो वो है बाल कृष्ण भट्ट। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, और ये एग्जाम में मैंने अलग अलग सीजीएल में भी देखा था, ये एग्जाम में मैंने प्रश्न, तो ये प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी लिए जा चुके हैं, और मैं उसी की तैयारी करा रहा हूं, तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, तो मूर्धन्य वर्ण वे वर्ण होते हैं जैसे ऋषि, टै का पूरा वर्ग यानी टै ठै डै ढै और पेट पटा शय जो है, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में था, तो वही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आपने ऋषि लगाया होगा, टै लगाया होगा, ठै लगाया होगा, डै ढै या फिर शय पेट पटा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नौवां रस कौन सा है, तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो रसों की संख्या जो है वो है 9। शांत रस को जो है रसराज नहीं माना है, किसने, भरत मुनि ने, और भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई थी 8। और नौवां रस कौन सा है, वो है शांत रस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंचन का पर्यायवाची है, या फिर आपसे पूछा होगा कि सोना किसका पर्यायवाची है या कंचन किसका पर्यायवाची है, मुझे कंफ्यूजन है। आपने मतलब विद्यार्थियों ने ठीक से बताया नहीं है कि कौन सा पूछा गया था। तो देखो बस अगर कंचन का पूछा जाता तो कंचन का जो पर्यायवाची है वो है सोना, और सोने का पूछा जाता तो सोने का पर्यायवाची क्या है, कंचन। इसके अलावा स्वर्ण, कुंदन और हिरण्य ये भी कंचन के यानी सोने के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि जहां बिना कारण के कार्य हो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वो होता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पगु चले सुने बिनु काना, यानी बिना पांव से चल रहा है और बिना कान से सुन रहा है, तो बस जहां बिना कारण के कार्य हो रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वो होता है विभावना अलंकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा यानी राष्ट्र से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है राष्ट्रीयता। इसके अलावा उज्ज्वल में कौन सी संधि है, या तो उज्ज्वल का जो शुद्ध रूप पूछा होगा तो शुद्ध रूप डबल जय आधा होगा, और अगर इसका संधि विच्छेद पूछा होगा तो उत प्लस ज्वल जो है वो इसका संधि विच्छेद है। इसके अलावा अगर इसमें संधि पूछी होती तो वो है व्यंजन संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्षा का बहुवचन क्या होगा, तो देखो वर्षा जो है वो बहुवचन ही होता है, वर्षा का बहुवचन वर्षा ही होता है। जैसे प्राण जो है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, वर्षा, ये सभी जो है वो बहुवचन में ही यूज होते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि परमौषध का संधि विच्छेद क्या है, तो वह है परम प्लस औषध, और इसमें कौन सी संधि है, वो है वृद्धि संधि। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगत का विलोम शब्द क्या है, तो आगत का विलोम शब्द जो है वो है अनागत, और आपने लगाया होगा अनागत, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही गया होगा। अलंकार से भी प्रश्न पूछे गए थे कि समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखो समय सिंधु यानी समय को सिंधु मान लिया है, यानी नदी मान लिया है कि नदी की तरह बहता जा रहा है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां होता है रूपक अलंकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुकूल का विलोम शब्द क्या है, तो अनुकूल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रतिकूल। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, आपके मुझे लग रहा है काफी सही गए होंगे प्रश्न। कोई बात नहीं यार, अगर हार्ड भी है तो आपके लिए हार्ड नहीं होगा, सभी के लिए हार्ड है, ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। आगे जाके हम गवर्नमेंट सीट के बारे में बात करेंगे, कैसे मिलती है गवर्नमेंट सीट। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके अलावा पूछा गया था कि मित्रता में कौन सी संज्ञा है, तो मित्रता में जो संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। मित्रता जो है वो एक भाव है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चय वर्ग किसके अंतर्गत आता है, तो ई चय यश यानी छोटी ई बड़ी ई और चय का पूरा वर्ग चय छय जय जय, और य और शय यानी शय शलजम वाला शय, ये सभी जो है वो तालु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा पूछा गया था कि लेखक गण किसके अंतर्गत आता है, तो वो आता है संज्ञा के अंतर्गत, या फिर अगर संज्ञा दे रखी हो तो वो आएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखो ये प्रश्न तो सीटेट यूपीटेट में भी पूछा जा चुका है और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हर बार ऑप्शन होता है कालिंदी। कालिंदी जो है वो यमुना का पर्यायवाची है, ना कि गंगा का। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो गंगा नहाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है कठिन कार्य पूर्ण होना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यथापूर्व में कौन सा समास है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यथापूर्व में कौन सा समास है, जहां मैंने आपको बताया था कि जहां पहला वर्ड जो है
वो एक उपसर्ग हो तो समझ लो वहां अव्ययी भाव समास होगा। जहां उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है किसी वर्ड में तो वहां अव्ययी भाव समास है। इसके अलावा प्रत्यक्ष का विलोम शब्द पूछा गया होगा तो प्रत्यक्ष के जो विलोम शब्द है वो है परोक्ष। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करंट अफेयर से तो 5 से 7 क्वेश्चन तो मैंने इसी वीडियो में रख लिए। मुझे नहीं पता आगे कितने भी आए होंगे, क्योंकि मेरे पास जितने प्रश्न भेजे हैं मुझे मेरे छात्र ने, तो उनमें से मुझे यही प्रश्न जो हैं वो मिल पाए हैं। मैंने सबसे थोड़े थोड़े प्रश्न लेकर इस वीडियो में रखे थे। अगला प्रश्न है कि स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है। तो देखो करंट अफेयर का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है। देखो अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था स्वयं पोर्टल, तो वो किससे संबंधित है, वो है शिक्षा नीति से। तो अगर आपने शिक्षा लगाया होगा ऑप्शन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि उल्टी माला फेरना, ठीक है, उल्टी माला फेरना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है। तो उल्टी माला फेरने का जो अर्थ होता है वो है किसी के लिए अनिष्ट सोचना यानी बुरा सोचना। तो यही प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मुझे पता है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है वो सही गए होंगे। आपका स्कोर क्या रहा, अंदाजा, यही सिर्फ एक अंदाजा कि आपका स्कोर कितने में से कितना रहा होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखो सटीक तो कोई बता ही नहीं पाएगा अभी। रही बात आंसर की तो इसकी आंसर की जो है वो यानी ऑफिशियल आंसर की जो है वो जल्दी ही लाइव कर दी जाएगी। जैसे ही वो लाइव होती है बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के सभी प्रोसेस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।